22 सितंबर के द इंडियन एक्सप्रेस के ओपिनियन सेक्शन में पी चिदम्बरम का एक लेख छपा जिसमें उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को आगमन पर ही मृत घोषित कर दिया। देश के पूर्व गृह मंत्री लिखते हैं कि विपक्ष आसानी से लोकसभा में 182 और राज्यसभा में 83 सांसद इकट्ठा कर सकता है ताकि बिल को संसद में ही गिराया जा सके। तो इस बिल को लाने के क्या मायने हैं, इसी बात को आज वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, आसान भाषा में, देश के तमाम कानूनों के जानकारों द्वारा लिखे लेखों द्वारा और दिए बयानों द्वारा। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। पिछले हफ्ते भारत की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि वह एक चुनाव आखिर होगा कब। अश्विनी वैष्णव ने अपने प्रेजेंटेशन में बस इतना कहा कि मोदी सरकार के इस कार्यकाल में ही ये इलेक्शन होगा। ये रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन तो सबसे पहले तो है ही नहीं, क्योंकि ये कहती है कि एमएलए एमपी का चुनाव एक साथ होगा, मतलब 5000 लोगों का, और पंचायती राज 100 दिन बाद होगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा का छोटा से छोटा कार्यकर्ता आज इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है, लेकिन भारत में किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जो कि भाजपा के पास ना तो लोकसभा में है और ना ही राज्यसभा में। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार 1983 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा पेश किया गया था। आयोग ने सुझाव दिया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने से चुनाव की आवृत्ति और खर्च कम किया जा सकता है। इसके बाद लॉ कमीशन ने इस पर अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत की, जिसमें विधानसभाओं के कार्यकाल को समावित करने के उपाय बताए गए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इस विचार के समर्थक थे, लेकिन ये प्रस्ताव कानून में बदलाव की दिशा से आगे बढ़ने के पहले ही रोक दिया गया। कोविंद समिति ने इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार की है। समिति ने एक साथ चुनाव के लिए कुछ संविधान में बदलाव की सिफारिश की है, लेकिन समिति के कुछ सुझाव जैसे पंचायत चुनाव के अलग रखना वास्तविकता में एक साथ चुनाव नहीं है। जैसा कि अश्विनी वैष्णव ने कहा, पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे और उसके बाद 100 दिनों में पंचायत और अन्य स्थानीय चुनाव होंगे। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? इस पर एसवाई कुरैशी लिखते हैं कि अगर चुनाव 3 महीने बाद होते हैं तो ये नया चुनाव होगा और सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। हमें नए मतदान केंद्र बनाने होंगे, नए मतदान दल चुनने और उन्हें प्रशिक्षित करने होंगे और फिर से सुरक्षा भी लगानी होगी। ये सब 3 महीने में करना होगा, जबकि 15 लाख कर्मचारी पहले से चुनाव की थकान से अभी भी नहीं उभर पाए होंगे। और सबसे बड़ी बात, वोट देने वाले लोगों को फिर से मतदान केंद्र पर आना होगा। कई लोग इतनी जल्दी नहीं आ पाएंगे। कोविंद समिति के गठन पर भी पी चिदम्बरम ने अपने लेख में सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि इस समिति की रचना से ये साफ दिखता है कि इसमें पक्षपात था। समिति के अध्यक्ष और 8 सदस्यों में से केवल एक ही संवैधानिक विशेषज्ञ था। एक सदस्य संसद की प्रतिक्रिया में जानकार था, लेकिन उसने कानून का अभ्यास नहीं किया। 2 सदस्य राजनीतिक थे और एक नौकरशाह से नेता बना था। 3 सदस्य जीवन भर के सरकारी अधिकारी थे। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता केवल दिखावे के लिए थी। यह समिति निश्चित रूप से संवैधानिक विद्वानों की नहीं थी, ऐसा मानना था पी चिदम्बरम का। बता दें कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति इस समिति का हिस्सा नहीं है। अधीर रंजन चौधरी पहले कांग्रेस की तरफ से थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस समिति से इस्तीफा दिया था। लेकिन इस सब बातों से ऊपर एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना कई एक्सपर्ट्स के हिसाब से देश के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। यानी कि इस प्रस्तावना के आने से देश के विविध राज्यों का महत्व घट जाएगा, ऐसा डर कई कानून के जानकारों को सता रहा है। आइए सुनते हैं कपिल सिब्बल ने इस पर क्या कहा। You said it may be violative of the basic structure of the Constitution, in which case it will be struck down by the court. So why do you think it could violate the basic structure? Because it impacts federalism in a big way. And you know, many of the reasons which they have given for the purposes, and we'll come to that, I'm sure, in the course of the interview, as to why this should be done, can all be addressed even otherwise without amending the Constitution. But you believe that this could violate secularism? Could. Yeah, of course, it could violate, not secularism. It could violate the federal structure of the country. Cost of an election should have no relevance when you are amending the Constitution. You're not amending a Constitution for the cost of the election. You can't. You can't amend a Constitution because it costs more in having an election. I mean, this is an absurd reason. It is unrelated. A Constitution is a document for posterity. And for saving 5,000 crores, I say even 10,000 crores. This makes no difference.
You must have cogent reasons as to why, and that must be addressed not by a political party like 370. It must be addressed by the nation. Remember, the Constituent Assembly was formed, and you know the literacy rate at that time was 14 to 16%. And who were the people in the Constituent Assembly? And they debated this issue for years before India became a republic. Now you want to change the constitution through a committee report. अब बात आती है कि जहां कश्मीर में एक लोकसभा सीट अनंतनाग का चुनाव कराने में सरकार को 2 फेज लेने पड़ते हैं, क्या वही व्यवस्था इतना बड़ा कारनामा करने में सक्षम है? इस एक चुनाव का राज्य की विधानसभाओं पर क्या परिणाम होगा? चिदम्बरम अपने लेख में लिखते हैं कि मान लीजिए कि यदि संविधान में संशोधन नवंबर-दिसंबर 2024 में पास हो जाते हैं और एक साथ चुनाव 2029 में होते हैं, तो 2025, 2026, 2027 और 2028 में चुनी जाने वाली राज्य विधानसभाएं, जिसमें कुल 24 राज्यों के चुनाव होंगे, उनका कार्यकाल 1 से 4 साल कम हो जाएगा। सोचिए, अगर किसी राज्य विधानसभा को 2027 में केवल 2 साल के लिए चुना जाए या 2028 में सिर्फ 1 साल के लिए, राज्य के लोग और राजनीतिक पार्टियां ऐसा चुनाव क्यों स्वीकार करेंगी? और अगर चुनाव के बाद विधानसभा हंग असेंबली जैसी स्थिति में आ जाती है, या अगर चुनी हुई सरकार हार जाती है, या अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं और कोई बहुमत नहीं बना पाता, ऐसी स्थिति में बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए चुनाव होंगे, जो कुछ महीनों के लिए भी हो सकते हैं। ये चुनाव केवल मजाक बनकर रह जाएंगे और केवल वो राजनीतिक पार्टियां या उम्मीदवार जो बहुत पैसे वाले हैं, जैसे चुनावी बॉन्ड वाले धनी पार्टी, वही इन चुनाव में भाग ले पाएंगे। ये सिफारिशें मुख्यमंत्री को अपने नाराज़ विधायकों को काबू में रखने के लिए एक हथियार देंगी, क्योंकि वो नए चुनाव की धमकी देकर उन्हें नियंत्रित कर सकेगा। ये लिखना था पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम का। और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के, कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी। चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए, नेता काबू में तो रहेंगे। 2024 के चुनाव से पहले अमित शाह ने घोषणा की थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू कर दिया जाएगा, लेकिन वास्तविकता में भाजपा के पास वो प्री 2024 वाले आंकड़े लोकसभा में नहीं है। 2/3 तो दूर की बात, बहुमत भी 2024 के चुनाव में किसी पार्टी के पास नहीं है। तो क्या 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा केवल वोटर्स को टेस्ट करने के लिए लाया गया है? भारत जैसे जटिलताओं भरे देश को एक ज़रिए से देखना और एक जैसा चुनाव कराना या एक नज़रिए से देखना, इसके फेडरलिज्म पर हमला है। आज मेरी तरफ से इतना ही। मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर का नया शो स्पॉटलाइट।